जय हिंद। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजीव दीक्षित जी का आज जो है उनको स्मरण किया जा रहा है। आज हमने जैसे अभी माल्यार्पण भी किया है और इस मौके पर उनके जीवन के योगदान को और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों की हमने चर्चा की है। और उसी विषय में मैं विनती करना चाहूँगा कि इस विषय के ऊपर एक बार विचार हम सभी मिलकर समीक्षा करते हुए अपने अपने विचार रखें, ताकि समाज में उनके प्रति योगदान का एक संदेश जाए। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज माननीय स्वर्गवासी श्री राजीव दीक्षित जी की का जन्मदिन भी है और आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी। तो मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि इनके विचारों पर चलें और सरकारों से मांग करते हैं कि जो इनकी डेथ हुई है वो संदिग्ध है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। 90% इनके अनुयायियों का, इनके साथियों का यही है कि इनका मर्डर हुआ जी। लेकिन इनके उस समय भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। पोस्टमार्टम के लिए रामदेव जी ने डेड बॉडी गाड़ी में रखवाई और शमशान घाट में पहुंच कर सब बुला लिए, आ जाओ, तो यानी नहीं होने दिया। तो वो संदेह के घेरे में तो रामदेव जी ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भी है, जैसे भी उसकी जांच होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत जी। जैसा कि ये बहुत जो है जरूरी मांग है और यही मांग आज के समय में सबको पता होनी चाहिए। इससे जुड़ी हुई एक दूसरी बात जो हमारे खन्ना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी, पहले तो हॉकाई के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज राजीव दीक्षित जी का जन्मदिन भी था और आज ही के दिन उनका देहांत भी हुआ था। तो आज हम सबने सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि दी है। और हमारा शहर मोदी नगर, जो आज सबसे ज़्यादा चिकित्सा के लिए सबसे ज़्यादा जो स्थिति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राजीव दीक्षित जी की जब भी हम वीडियोस देखते थे या उनके विचारों को सुनते थे, तो हमें पता लगता था कि किस तरीके से वो आयुर्वेद को प्राथमिकता देते थे और कम से कम वो एलोपैथी दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करते थे। तो आज आप देखो कि ज़रा सी छींक भी आती है तो हम लोग जो है सीधा डॉक्टरों के पास पहुँचते हैं, घरेलू नुस्खों को नहीं करते, जिसके कारण जो है लोगों का जो है जेबें भी ढीली हो रही हैं और प्रॉपर व्यवस्था भी नहीं है। अस्पतालों में जो है भीड़ है बहुत ज़्यादा, छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। ठीक, तो हमें जो है उनके विचारों को सुनना चाहिए और उस पर जो है अमल भी करना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए कि हमें जो है घरेलू नुस्खों को ज़्यादा अपनाना चाहिए, बजाय डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगाने से। छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो कम से कम इतना हम कर ही सकते हैं। तो बस मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि इनके विचारों को सुने और उस पर अमल करें। धन्यवाद। जैसा कि इस विषय में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में एक वरिष्ठ किसान नेता हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं, आज राजीव दीक्षित जी की जन्मदिन भी था और दुर्भाग्य से उनकी पुण्यतिथि भी आज की तारीख की है। और ये भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि उनकी पुण्यतिथि का बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। पहले तो हम सरकार से, अगर हमारी बात कर, सरकार हाल के गूंगी बहरी सरकार है, अगर उसके कानों तक हमारी बात पहुंच जाए तो हम चाहते हैं इसकी CBI जांच हो के और इनकी मृत्यु का रहस्य से पर्दा उठाया जाए। एक तो हमारी पहली मांग ये है। दूसरा ये, इनके जो मेरे युवा साथी हैं, जो मेरे हम उम्र हैं या आज की जनरेशन की युवा हैं, उनसे मेरी उम्मीद है कि वो इनकी हर वीडियो YouTube को उसको देखें और इनके विचारों को अमल करें। ये इन्होंने जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां, उन सारी बीमारियों का इलाज अपनी रसोई में ही बता रखा है। सिर्फ उसे अमल करने की देरी है। अगर उसको ये इस पे अमल करते हैं तो किसी भी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है एलोपैथिक पे पहुंच गए और एलोपैथिक एक षड्यंत्र है कि बीमारी की आदत, दवाइयों की आदत घेर देते हैं और उसके बाद जो फिर उसके बगैर दवाई के बगैर रह नहीं सकता आदमी। जबकि दीक्षित जी का कहना यह था कि हमारी टोटल शरीर की टोटल बीमारियों का जो इलाज है हमारी रसोई में ही है। सिर्फ उसकी जानकारी प्रॉपर हर आदमी को नहीं है। इसलिए उनकी सब वीडियो देखें, YouTube पे भी है, चैनल पे, TV पे भी आता है, उसको देख करके उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद। अभी आगे बढ़ते हैं और जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं एडवोकेट संजीव कौशिक जी,
जो कि बहुत अच्छे से उनको फॉलो करते हैं, वो अपने जीवन का अनुभव बताना चाहेंगे इस विषय में। तो उन्हीं से जानते हैं कि वो इस बारे में, इस विषय में राजीव दीक्षित के योगदान को किस तरह देखते हैं। जी, सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा और आप ही के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेद को बढ़ावा दिया था वह हम लोग भूल चुके हैं। अब हर आदमी एलोपैथिक की तरफ को चल रहा है, जिसके कारण हार्ट अटैक, किडनी फेल, लीवर फेल, ये परेशानियाँ सभी को आ रही हैं। राजीव जी ने हम लोगों को सिखाया कि आयुर्वेद एक ऐसा मंत्र है, अगर उसे हम अपने जीवन में अपना लें तो हमें किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए अपनी घर की रसोई काफ़ी होती है। लेकिन लोग छोटी छोटी परेशानियों को लेकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उनकी दवाइयों से लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट अटैक, ये परेशानी बनी हुई रहती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी को यह कहना चाहूँगा कि पुनः जो है एलोपैथिक पर आएँ और एलोपैथिक को छोड़ें और आयुर्वेद को अपनाएं। साथ ही मैं अपने देश के समस्त किसान भाइयों को एक संदेश और देना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो है यूरिया, डाई और अन्य दवाई खेतों में बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, जिसके कारण ये बीमारियाँ आदमी में फैली हुई हैं। सभी को संदेश देना चाहूँगा कि सभी जो है जैविक खेती की तरफ एक बार जाकर देखें। हो सकता है कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत ही ना पड़े और आयुर्वेद अपनाएंगे और जैविक खेती अपनाएंगे तो हो सकता है, जैसे अब देखते हैं कि आदमी की उम्र जो है मात्र 60 साल रह गई है। पहले लोग 70, 75, 95 साल तक जीते थे। शायद इसका कारण ये दवाई ना हो जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो सभी को एक बार संदेश देना चाहूँगा कि जैविक खेती की तरफ अपना रुझान करें। जय हिंद, जय भारत। सभी किसान भाइयों को राम राम। और मैं फौज से रिटायर्ड हूँ और रिटायरमेंट के बाद राजीव दीक्षित से इतना प्रभावित हूँ कि नौकरी करने के बजाय मैंने अपना खुद एक गुरुकुल, पंचकर्म केंद्र और गो प्रोडक्ट की दिशा में काम किया है। राजीव दीक्षित की बहुत सारी बातें हमने जो सीखी, उनको किसान भाइयों के लिए, आम जनता के लिए कैसे हम लागू कर सकते हैं, उस दिशा में हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की है। तो इसके ऊपर मेरी एक ही मांग है, एक रिक्वेस्ट है, विनती है, जो सरकार तक ये आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से पहुँचे कि एक लोकसभा में विसल ब्लोअर बिल है, जिसका मतलब है कि कोई भी सरकार की या किसी भी प्रकार की कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक कानून है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो राजीव दीक्षित जी, उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई और उन्होंने लगभग किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह पे आवाज़ उठाई। उनकी आवाज़ जो है किस तरह से दबाई गई, उसका एक उदाहरण है कि उनकी असमय और बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। तो इस बात का जो है खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और हम सभी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जितना भी हो सके जैविक खेती है या फिर जो एक आयुर्वेद और नेचुरोपैथी है, जो दुनिया में हमारे देश की पहचान है, तो कुल मिला के ये सारी मांग जो है हम सभी की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से, समाज के लिए भी एक संदेश है कि हम उनके कदमों पर चलें और बहुत कुछ सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राम राम, जय। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं नवनीत तोमर, आपका साथी, पुराना साथी, और सभी दर्शकों से मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। एक प्रश्न है कि 1947 से लेकर आज 2023 में हम लोग जी रहे हैं, आ चुके हैं हम लोग, और 1947 से लेकर आज तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने काफ़ी समय देश के ऊपर राज किया, देश की व्यवस्थाएं चलाई अपने अपने हिसाब से। और आज तक भी मैं समझता हूं कि हमारा देश विकसित देशों की गिनती में नहीं खड़ा हुआ है। और इसका क्या कारण है, हमने बड़ा शोध किया, हमारे काफ़ी सारे साथी हैं, उनका हमने केवल एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि 1947 में जिस गाड़ी, विकास रूपी गाड़ी को लेके चले थे, समय समय पर चेहरे तो बदले, प्रधानमंत्री के चेहरे बदलते गए, सत्ता पक्ष के चेहरे बदलते गए, विपक्ष के चेहरे बदलते गए, पर केवल एक ड्राइवर का ही चेहरा चेंज करने से कभी विकास संभव होगा नहीं। दूसरा, जब तक हम व्यवस्था, वो गाड़ी 1947 मॉडल को 2023 मॉडल में, यानी कि व्यवस्था को हम नहीं बदलेंगे, इस सारी भ्रष्टाचार, सारी कुरीतियाँ, सब कुछ जो है केवल भ्रष्टाचार की मेन जड़ है। और ये केवल व्यवस्था है जो कि हम 1947 से आज तक भी चल रही है। तो आप सबसे
मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, गंभीर निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज़, व्यवस्था परिवर्तन को लेके आप आवाज़ उठाएं, अपने अपने शहरों से, अपने अपने ज़िलों से। दूसरी एक बात और मैं अपने आपके सामने रखना चाहूँगा, किसी भी देश, कोई भी देश, धरती पे जितने भी देश हैं, जब तक वहाँ का एक आम आदमी संपन्न नहीं होगा तब तक वो देश संपन्न नहीं होता। मान लीजिए किसी देश में 100 व्यक्ति रहते हैं, 100 परिवार रहते हैं, अगर वो 100 के 100 परिवार संपन्न हैं तो वह देश अपने आप ही संपन्न देशों की गिनती में खड़ा हो जाएगा। और जिस देश में, मैं अगर अपने देश की बात करूं, भारत की, यहाँ लगभग 80% लोग हैं जो कि आश्रित है सरकार के ऊपर, राशन लेने के लिए आश्रित हैं, वो कहीं ना कहीं संपन्न नहीं है। तो ये व्यवस्था है केवल इसका कारण। व्यवस्था जब चेंज हो जाएगी तो हर व्यक्ति संपन्न होगा और जब हर व्यक्ति संपन्न होगा तो हमारा देश अपने आप संपन्न हो जाएगा, विकसित देशों की गिनती में खड़ा हो जाएगा। इसके लिए कोई हमें अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सरकारों को व्यवस्था का परिवर्तन करना ही करना होगा। राजीव दीक्षित जी ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, काले धन के ऊपर भी बताया, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की, राष्ट्र के प्रति भी बताया, एक नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए उनके बारे में जिक्र हुआ, रोजगार के लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेप्सी कंपनी आती है, यहीं का हमारा आलू खरीदती है, उसका चिप्स बनाती है और हमें बेच जाती है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा अपने देश ले जाती है। तो समय है, समय रहते जागिए, जागरूक बनिए, देश को आप जैसे युवाओं की, योद्धाओं की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस विषय पर और भी गंभीर मुद्दे हैं, आज का दिन बहुत ही जरूरी है, इन विषयों पर चर्चा की जाए और हम और ज़्यादा जानते हैं। जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा, उनसे उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। देखिए, अभी राजीव दीक्षित जी से जोड़ते हुए, राजीव दीक्षित जी से जैविक खेती को जोड़ते हुए, फिर उसके बाद अभी पूछा गया किसान को क्या करना चाहिए। देखिए, आदर्श बात तो ये है, जैसे हम कहते हैं कि गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब काम होते हैं, ऐसे ही हम किसान से कहते हैं कि फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल का इस्तेमाल ना हो। लेकिन आपने देखा होगा 1-1 साल में पेमेंट मिलती है, उसके बाद भी किसान लॉस में है। अगर ना इस्तेमाल करेगा, नैतिकता और आदर्श तो ये है कि ना करे, लेकिन उसका घर नहीं चल पाएगा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। किसानों को सरकार बिल्कुल ये मानकर बैठी है कि हराम का खाने वाली कौम है। तो इन सब परिस्थिति में ये हो पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमारी कोशिश है, हम इसी बात को रखते हैं किसानों के सामने कि केमिकल्स का जितना ज़रूरी है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वही इस्तेमाल हो। लेकिन खेल आजकल प्रोडक्शन का, आपने देखा होगा पहले बीघा में 35 मन 40 मन इस तरीके से पहुंचता था। अब तो खासतौर से किसी तहसील में, जैसे मवाना तहसील है, वहाँ 150-150 तक किसान पहुंच रहे, उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पा रही। खुद सरकार ने अभी ये माना है कि 80 करोड़ से ज़्यादा जनता उनके दिए हुए गेहूं पे पलने को मजबूर है, पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फिर भी किसान भाइयों से मैं यही अपील करूँगा कि जितनी कम से कम केमिकल में आपका काम चल जाए उतना इस्तेमाल करें और जैविक खेती की तरफ ही ध्यान दें। ठीक, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ये आज हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे संदेश जनता की तरफ, और साथ में उनके योगदान, जो स्वर्गीय राजीव जी उनके योगदान को भी याद किया। तो ये सारी बातें जो हैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंच रही हैं और ये बहुत अच्छा एक कदम है। और इस चैनल का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस पहल को किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस विषय में कोई जागरूकता नहीं है। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।